दो टीमें जिन्होंने अभी तक आमने सामने नहीं देखा था टूर्नामेंट के अंदर, वो आमने सामने रही। वो थी मुंबई इंडियंस के सामने यूपी वॉरियर्स। और ये दोनों टीमों की एक अलग जगह है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है, जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत सक्षम है। तो जब ये दोनों टीमें आमने सामने रहेंगी तो कुछ अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, और देखने को मिला भी, पर काफी थोड़ी देर के लिए, पूरी देर के लिए नहीं। क्यों? चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। जब कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस हारी थी तो और एलिसा हीली जीती थी कप्तान यूपी वॉरियर्स की, तो उन्होंने कहा था वो रन्स बोर्ड पे डालेंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पर अब ग्रेस हैरिस को नहीं खिला पाए क्योंकि वो अनवेल थी, उनकी जगह शबनम इस्माइल ही अंदर आई, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि शबनम इस्माइल ऑफकोर्स एक क्वालिटी बॉलर है। उसके अलावा चेंजेस इतना कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो एलिसा हीली ने कहा हम रन्स बोर्ड पे डालेंगे, और क्योंकि ग्रेस हैरिस नहीं थी तो कहीं ना कहीं जो दारोमदार था वो एलिसा हीली, तालिया मिग्रा की बैटिंग पे था। जो एक्सपेक्टेड था देविका वैद्या से, किरण नवगिरे से, उनसे उसी तरीके से था, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छा करके दिखाया है। लेकिन हरमनप्रीत कौर बिल्कुल भी निराश नहीं थी, उनको भी एक बदलाव करना पड़ा। पूजा वस्त्रकर अनवेल थी तो उनकी जगह धारा गुजर आई अंदर टीम के लिए, लेकिन हरमनप्रीत चेस करना चाहती थी, एलिसा हीली रन बोर्ड पर डालना चाहती थी, और वही हुआ। जब मैच शुरू हुआ तो ऐसा जरूर लगा कि आज कम से कम 180-85 के आसपास स्कोर जा सकता है, खास तौर पर तब जब 82 रनों की एक साझेदारी बनाई तालिया मिग्रा और एलिसा हीली ने। शुरू में जो आयशा इशा के ओवर जो थे वो थोड़े से महंगे साबित हुए उनके हिसाब से, टूर्नामेंट के हिसाब से नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी करी है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जब भी साइका इशा गेंदबाजी करने आएंगे विकेट तो मिल ही जाएगी उनको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलिसा हीली ने बहुत बढ़िया खेला, और जो शुरुआत में इवन देविका वैद्या ने खेला या किरण नवगिरे ने खेला, देखिए किरण नवगिरे खेलती बहुत बढ़िया है, लंबा छक्का लगाती हैं, चौका लगाती हैं, लेकिन वो फिर जोश में आके ना एक खराब शॉट खेल जाती हैं। उन्होंने पहले से बहुत इंप्रूव किया है, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उनकी गेम से, क्योंकि वो पहले सिर्फ स्लॉग स्वीप लगाती थी और बड़ा शॉट लगाने जाती थी, अब वो स्ट्राइक रोटेट करने को देखती हैं, जो कि एक अच्छी सीख है पिछले विमेंस T20 चैलेंज जो मैंने पूना में देखा था, या हम सब ने देखा था, कवर किया था, और आज यहाँ या अब इस टूर्नामेंट में जो हम देख रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा करने की जरूरत है, और फिर देखिएगा आप ये यूपी वॉरियर्स का बैटिंग लाइनअप कितना विस्फोटक बैटिंग लाइनअप निकल कर आता है। जब 2 विकेटें निकल गई ना एक ही ओवर में, साइका इशाक को जब 2 विकेटें मिल गई, तो एलिसा हीली और तालिया मिग्रा के जाने के बाद और फिर वो स्ट्रगल नजर आई फॉर यूपी वॉरियर्स की। वो एक लंबा स्कोर, खैर 140-45 के आसपास का स्कोर था जब वो दोनों आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद एकदम से ही ढह गया। हरमनप्रीत चाहती थी 160 रन चेस करना, और वही टारगेट उनको मिला 160 का। भाई तारीफ यहाँ साइका इशाक की करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि तारीफ यहाँ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी की भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया ना एक युवा खिलाड़ी को कि वापस आइए, एक अच्छा स्पेल डालिए, वो काबिल तारीफ है। ये एक्सपीरियंस है। नैटली सिवर-ब्रंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, और मैं समझती हूँ कि ये मुंबई इंडियंस के लाइनअप के अंदर ना वो एक बहुत बड़ा स्तंभ है, जिस वजह से मुंबई इंडियंस अच्छा कर रहा है। जब बैटिंग करने के लिए उतरे तो अगेन एक चाहते थे आप स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलना, और यस्तिका भाटिया की भी ना कुछ सिमिलर सी स्टोरी है। मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया के बैट से जब गेंद लगती है ना तो बहुत मधुर सी आवाज़ आती है, बड़ी स्वीट टाइमिंग प्लेयर हैं वो, और वो कवर ड्राइव जब मारती हैं, खास तौर पर लेफ्ट हैंडर तो अच्छे लगते ही हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो ज़बरदस्ती कोई शॉट खेलने चली जाती है और विकेट खो जाती हैं। तभी आप देखिए कि वो जो पहले अपने 25-30 रन बनाती हैं, ऐसा लगता है कि आज यस्तिका भाटिया लंबा खेलेंगी, और वो इंप्रेशन भी देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बल्लेबाज इसी तरीके से अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हैं। जब टाइमिंग अच्छी हो रही थी तो लंबा खेलते हैं, लेकिन फिर एक खराब शॉट, फिर अपनी विकेट गंवा दी। सो सेम जैसे किरण नवगिरे हैं वैसे यस्तिका भाटिया। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं डिसमिसल्स के स्टाइल कंपेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से किरण आउट होती है, किस तरीके से यस्तिका आउट होती हैं। खैर उसके बाद मैं पहले कह चुकी हूँ नैटली सिवर-ब्रंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ है, और जब स्तंभ खड़ा होता है और सामने कप्तान खड़ा होता है तो स्तंभ और कप्तान तो मिलकर नैया पार लगा ही देंगे ना, और मुंबई इंडियंस की नैया पार भी इन दोनों ने ही लगा दी। जब आपका कप्तान इतना बढ़िया फ्लुएंसी, और मैं फिर कहती हूँ कि हरमनप्रीत कौर पिछले 1-1.5 साल में पहले, कम से कम 8 महीने पहले या 2022 विश्व कप के पहले जो हरमनप्रीत कप्तान का एक लीन पैच गया था ना, वो क्योंकि इंजरीज थी या चलिए जो भी रीजंस थे, उसके बाद जो उनके शॉट्स ऑन साइड पे देखने को मिले ना वो तो बढ़िया थे, लेकिन ऑफ साइड का प्ले थोड़ा सा लिमिट हो गया था। लेकिन 2022 विश्व कप के बाद, न्यूजीलैंड के विश्व कप के बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है ना, और जो अब हरमनप्रीत कौर को हम बैटिंग करते देखते हैं, वो सेम बैटिंग है
जिसके लिए वो जानी जाती है। जब वो टीम के अंदर आई थी या युवा खिलाड़ी टीम के अंदर आइडेंटिफाई हुई थी ना, उसी तरीके का ऑफ साइड प्ले, उसी तरीके का ऑन साइड प्ले, सामने शॉट्स, और बतौर बल्लेबाज अगर आप 360 खेल सकते हैं ना, तो वही स्किल है। इसीलिए मुंबई इंडियंस के जब ये साझेदारी पनपती है ना, तो आपको लगता है कि ये टीम को हराना बहुत मुश्किल है, और है भी, क्योंकि 4 में से 4 गेम मुंबई इंडियंस WPL के अंदर अभी तक जीत भी चुका है। Have you ever heard of the Big Daddy? Join this platform to win prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated selection of Indian casino games like Andar Bahar 2020 Cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. चलिए अब आने वाले मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आने वाला मुकाबला है वो WPL के अंदर मैच नंबर 2 का रीमैच है। अब क्योंकि 10 मुकाबले 11 मुकाबले हो चुके हैं, तो चलिए पड़ाव 50-50 पे है, वो मुकाबले हो चुके हैं, तो अब जो है ना 10 मैचों के बाद रीमैचेस का टाइम शुरू हो गया। तो जो दिल्ली कैपिटल्स और RCB आमने सामने हुए थे CCI के मैदान में, वो अब आमने सामने होंगे DY पाटिल के मैदान में। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? भाई आपको पहले याद दिला दें कि जो पिछला आउटिंग था इन दोनों टीमों के आसपास, उसके अंदर क्या हुआ? तो उसके अंदर दिल्ली कैपिटल्स ने 223 रन बोर्ड पे डाले थे, जिसमें 162 रनों की ओपनिंग साझेदारी थी मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा की। याद करिए वो ओपनिंग गेम, जी हाँ, वो मैच था RCB के विरुद्ध, और RCB उसमें 162 रन की साझेदारी के तले दब सा गया था, क्योंकि वो 163 ही बना पाया था। तारा नॉरिस लेफ्ट आर्म सीमर ने 5 विकेटें ली थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और दिल्ली कैपिटल्स ऑफ कोर्स वो मुकाबला आसानी से जीत गया था। लेकिन वहां से चलते चलते आके पिछला मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स जीता था वो था गुजरात जायंट्स के विरुद्ध, फिर इसी मैदान DY पाटिल पे, और यहाँ पर भी आपको याद हो तो बहुत आसानी से जीत प्राप्त कर ली थी। पहले गुजरात जायंट्स को हल्के में आउट कर लिया था, जस्ट 100 से ऊपर ही रन्स पहुंचे थे उनके, और फिर कुछ 7.5 ओवरों के अंदर, 8 ओवरों से कम ओवर्स के अंदर लगभग 15 के औसत से शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग ने रन्स चेस कर लिए थे। ये तो थी हिस्ट्री दिल्ली कैपिटल्स की कि किस तरीके से वो खेलते हुए आए हैं। लेकिन जो प्रेजेंट आने या फ्यूचर आने वाला है उसमें किस तरीके का खेल चलेगा, क्योंकि RCB इतनी खराब टीम नहीं है जितना रिजल्ट बतलाता है। भाई अभी तक तो रिजल्ट यही बतलाता है, लेकिन आगे क्या होएगा वो है, हम मैचअप्स की जो हमेशा बात करते हैं। इस टीम के अंदर मैचअप की बात करनी थोड़ी सी मुश्किल है इस मैच के अंदर आदर, क्योंकि जब हम मैचअप देखेंगे लैनिंग, शेफाली, जेमिमा रॉड्रिक्स, तो सामने से क्या देखेंगे, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो सामने का गेंदबाजी लाइनअप है ना RCB का वो कंसिस्टेंट नहीं है। मेगन शूट पिछले मुकाबले में खेली नहीं थी, एलिस पेरी एक मैचअप हो सकती हैं, श्रियंका पाटिल, हेदर नाइट, मुझे लगता है ये दोनों तो बिल्कुल कंसिस्टेंट बॉलर्स रहे हैं अभी तक RCB के लिए। एरन बर्न्स पिछले मुकाबले में खेली थी, तो अगर ये सारे गेंदबाज डालेंगे गेंद, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई आप मैचअप बना सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं मैचअप बनाने के लिए। वैसे मेग लैनिंग के सामने जो अवे गोइंग बॉलर डालता है, चाहे वो लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, वो एक अच्छा मैचअप हमेशा हम मान के चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट के अंदर। तो वो कौन सा गेंदबाज रहेगा वो वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करते हैं तो यकीनन मैचअप निकल कर आ सकता है। भाई मारेजान कहाँ पे 5 विकेटें ली थी इन्होंने पिछले मुकाबले में, इनके सामने जब सोफी डिवाइन होंगी, क्योंकि उम्मीद है सोफी डिवाइन फिर से ओपन करेंगी RCB के लिए। और फिर दूसरा मैचअप कौन हो सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जेस जॉनसन है दिल्ली कैपिटल्स के पास, और उनकी कंट्री पर्सन एलिस पेरी जब सामने बल्लेबाजी करेंगी तो एक बढ़िया मैचअप हो सकता है। तो दिल्ली कैपिटल्स तो फिर भी सॉर्टेड लग रहा है, क्योंकि मुकाबला एक ही हारा है और पिछला मुकाबला जीत कर इस कॉन्टेस्ट के अंदर आएगा। लेकिन RCB के लिए ना ज़्यादा समस्या है, वो क्या करेगी, वो कैसे निकल कर आएगी, क्या RCB टर्न थिंग्स अराउंड जिसे हम कहते हैं वो कर पाएगी या नहीं, आगे तो बहुत दूर की बात है। पहली जीत ढूंढिए, वो फर्स्ट काम है RCB के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर मानती हूँ RCB अच्छी टीम है। एक मैच जीतना ज़रूरी है ताकि वो कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर वो कॉन्फिडेंस जो है ना एक लहर की तरह दौड़ेगा उस ड्रेसिंग रूम के अंदर। और फिर देखिए आप WPL के अंदर क्या खेल निकल कर आता है। आपको उम्मीद है RCB जीतेगा दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध? है? आप ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।